this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome you all in the PW, IIT JAM and CSI Net YouTube channel. So आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाली हूँ जो कि रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से। और ये वैकेंसी बेसिकली रिलीज हुई है राजस्थान में, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान के ही कैंडिडेट्स या राजस्थान के एस्पिरेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इसमें डिस्कस करूंगी कि कब आपका एग्जाम होगा, कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आई हैं और क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये वैकेंसी बेसिकली रिलीज की है आरपीएससी ने, मीन्स राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो पर्टिकुलरली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जूलॉजी या बॉटनी की कितनी वैकेंसीज आई हैं उन सब के बारे में। तो अगर आप आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको इंपॉर्टेंट लिंक का एक आइकन दिखेगा। इसमें अगर जब आप अप्लाई करोगे, लाइक फॉर्म फिल करोगे, तो यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी मुझे आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स हैं, लाइक क्या प्रोसेस है और ये सारी चीज़ें मुझे बतानी है। तो अगर आप नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और जिस पे आप सबसे पहला जो देख सकते हैं, जिसकी रिलीज डेट है बेसिकली 18 सितंबर और जो एग्जाम नेम है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2025। इसके साथ यहाँ पर जो लिंक लगा हुआ है, यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो स्टेट टू स्टेट बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट को इस चीज़ से गो थ्रू होने की बहुत ज़रूरत है जो भी आरपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। अब जरा मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है इस पीडीएफ में। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स को मैंने इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं सबको हाईलाइट किया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपकी पोस्ट है वो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो इसमें हर सब्जेक्ट्स का मेंशन है। लाइक अगर मैं बात करूं बॉटनी में, तो बॉटनी में 42 टोटल पोस्ट आई हैं। अब इसमें कुछ जनरल कैटेगरी की होंगी और कुछ रिजर्व कैटेगरीज की होंगी। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे कि वैकेंसी राजस्थान की निकली है, तो ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान के एस्पिरेंट्स या राजस्थान के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई करेंगे, बाकी अदर इंडियन स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं ये केवल राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए ही है, बाकी अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सब जनरल में ही कंसिडर होंगे, ठीक है। और इसमें बता भी रखा है कि जनरल में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, बाइफर्गेशन किया हुआ है पूरा का पूरा, तो ये आप आराम से देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 55 वैकेंसीज आई हैं और मैथ्स की अगर हम बात करें तो 24 है, फिजिक्स में 11 ही है और जूलॉजी में 38 है। तो भैया केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के पास एक बहुत अच्छा सा मौका है। नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, 55 सीट्स है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा कंसिडर करिए और राजस्थान के तो हर एस्पिरेंट्स को इसको कंसिडर करना ही चाहिए जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है, कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो, राइट, चाहे फिर वो जॉब के लिए हो या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन के लिए हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा ना, यहाँ पे 1 से लेके 30 तक लगभग आपके पास सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिसमें वैकेंसी आई है। तो उसमें से जो 1 से 27 तक में जो भी सब्जेक्ट्स मैंशन है उनके लिए उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर हाईलाइट की है। तो अब अगर मैं उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो उसमें आपको क्या क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप इस एग्जाम में अपियर होना चाह रहे हैं, इस जॉब के लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी देखते हैं, तो आपके पास मास्टर डिग्री अपने सब्जेक्ट में होनी चाहिए। जो फिजिक्स में जा रहे हैं उनके पास एमएससी इन फिजिक्स होना चाहिए, जो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एमएससी इन केमिस्ट्री होना चाहिए विथ 55% मिनिमम मार्क्स, इतने आपके पास होने चाहिए।
इसके साथ साथ आपने या तो नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए या फिर जो राजस्थान में SLTTA का एग्जाम होता है या सेट का जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम आपने क्लियर किया हो। मतलब या तो आपके पास नेट होना चाहिए या फिर सेट आपका क्लियर होना चाहिए। बट ये सेट राजस्थान का ही है, ऐसा नहीं है कि आप लाइक डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हो और आपने डिफरेंट स्टेट के सेट एग्जाम को क्लियर किया हुआ है तो उसका स्कोर यहाँ वैलिड होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास नेट एग्जाम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा या तो फिर आपके पास नेट हो या फिर सेट हो या फिर आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए। PhD की डिग्री है तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, राइट। अब अगर बात करें PhD के बारे में, इन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि जिन्होंने PhD की है उनके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पहली पॉइंट तो ये है कि जो भी स्टूडेंट PhD प्रोग्राम में रजिस्टर कर चुके हैं 11 जुलाई 2009 से पहले, उन सभी एस्पिरेंट्स, उन सभी कैंडिडेट्स को नेट, सेट या SLET का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। विदाउट दीज एग्जामिनेशन वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने आप 2009 से पहले PhD में एनरोल कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं और अगर आपने नेट नहीं निकाला है अभी तक, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बट PhD में एटलीस्ट आपका क्या होना चाहिए, ये इन्होंने क्लियरली जस्टिफाई किया है कि PhD आपकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए और जो आपकी PhD है उसको एटलीस्ट 2 एग्जामिनर ने, एक्सटर्नल एग्जामिनर ने एग्जामिन किया हो। मतलब जो भी आपके थीसिस है उनको 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने एटलीस्ट इवेल्युएट किया हो, राइट। इसके अलावा आपके जो 2 रिसर्च पेपर हैं वो आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जिसपे आपको फोकस करना है। इसके अलावा अब इन्होंने एक और चीज यहाँ पर हाईलाइट की है, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं नॉन साइंस में है, जिसमें नेट का एग्जाम नहीं होता है, सेट का एग्जाम नहीं होता है या SLET का एग्जाम होता ही नहीं है, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी इस पोस्ट के लिए फिर एलिजिबल हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा चलो, ये तो बात हो गई मास्टर्स और PhD की, ठीक है। इसके अलावा आपको, अगर आप अदर स्टेट्स के भी हैं या राजस्थान के भी हैं, तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में होनी चाहिए, थोड़ी बेसिक नॉलेज हिंदी एग्जाम की, हिंदी के लिए भी, मतलब हिंदी लैंग्वेज की भी होनी चाहिए, एज वेल एज आपको राजस्थान कल्चर की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि देखो, ये जो वैकेंसीज जो निकली हैं, इसमें जितनी भी जो पोस्ट आएंगी, राइट, या जो भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो सब राजस्थान में ही होने वाली है। इसीलिए ये एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करके रखते हैं कि एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया आपको इन 2 चीजों के बारे में होना जरूरी है, राइट। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बेसिकली रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके पास थोड़ा सा रिलैक्सेशन है मार्क्स का, तो वो 5% का रिलैक्सेशन रहेगा उनका बैचलर्स में भी एज वेल एज मास्टर्स में भी, जो भी बेसिकली रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि किसी अदर स्टेट के सेट एग्जाम से मतलब लेट्स से अगर आपने महाराष्ट्र का सेट एग्जाम निकाला हुआ है और आप सोच रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो आप एलिजिबल नहीं है, आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेट का ऑप्शन केवल राजस्थान वाले कैंडिडेट्स के पास ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ जो भी, जैसे कि अगर हम बात करें उन एस्पिरेंट्स की, उन कैंडिडेट्स की जो MSc फाइनल ईयर में है या MSc कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी सभी एस्पिरेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, बस उनके पास नेट होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका MSc में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में ही नेट निकल जाता है, तो वो सभी स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल है। मतलब लेकिन आप MSc के फाइनल ईयर में होने चाहिए या आप MSc कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर
इन्होंने एज के बारे में भी बताया है कि मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो एज लिमिट भी दी गई है, मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। ठीक है, तो 21 टू 40 ईयर्स में जो आ रहे हैं कैंडिडेट्स वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन है स्टूडेंट्स के पास। तो स्पेसिफिकली जो मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर वो SC ST या जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं राजस्थान स्टेट के, उन सभी के पास 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। मीन्स वो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, या जो 45 ईयर्स तक के जो मेल कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम वुमेन कैंडिडेट्स की बात करें तो वो जो जनरल कैटेगरी की भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उन सभी के पास भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। सिमिलरली जो वुमेन कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरी के आते हैं या जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं राजस्थान के अंदर, उन सभी के पास 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो ये रिलैक्सेशन है थोड़ा सा एज में। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके बाद, तो इसके बाद अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें दो चीजें होंगी, एक आपका एग्जाम होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। पहली बात तो ये, और जो एग्जाम होगा वो भैया यहाँ पर इन्होंने टाइम दे दिया है, टाइमलाइन किस ड्यूरेशन में होगा। तो बेसिकली ये होगा आपका 1 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम डेट इसी के बीच में आने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी CSIR नेट की भी एग्जाम डेट आ चुकी है ऑलरेडी 18 दिसंबर, तो उसी चीज को भी कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा, तो क्लैश नहीं होगा। राइट, और जो आपका पेपर है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मोड में हो सकता है। राइट, और पेपर में केवल आपके MCQ क्वेश्चन होंगे, और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये है बेसिकली rpsc.rajasthan.government.in। इस पर आप थोड़ा सा टाइमली विजिट करते रहिए, यहाँ पर ये सारी नोटिफिकेशंस अपडेट करते रहेंगे और सिलेबस भी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। और जो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 20 सितंबर से स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट जो है वो 19 अक्टूबर है। ठीक है, तो 19 अक्टूबर तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उन सभी के पास उनकी फीस जो है वो 600 है, और जो भी बाकी रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं उन सभी की जो फीस है वो 400 है। ठीक है, नाउ द एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके का, मतलब लाइक जैसे अभी हमने देखा था ना कि दो चीजें रहेंगी इनके सिलेक्शन में, एक एग्जाम और दूसरा इंटरव्यू। तो एग्जाम में आपके पास 3 पेपर होंगे। ठीक है, जिसमें से 2 पेपर आपके जो होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, लाइक सब्जेक्ट बेस्ड होंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2 पेपर आपके फिजिक्स के ही होंगे, अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2 पेपर आपके केमिस्ट्री के ही होंगे। और उनका जो मार्क्स रहेगा वो 75 मार्क्स के हैं, और टाइमिंग जो रहेगी वो 3 आवर्स रहेगी। लेकिन थर्ड जो सब्जेक्ट होगा, थर्ड जो एग्जाम होगा वो आपका होगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। इसमें कंप्लीट जीके आती है राजस्थान की, और ये 50 मार्क्स का होगा और इसका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा। तो इस तरीके से आपके रिटन एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स 200 है। अब यहाँ पर इनका क्या क्राइटेरिया है वो अभी हम देखेंगे। इसके साथ साथ आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो 24 मार्क्स। अब क्राइटेरिया ये है कि जो आपके ये 3 पेपर हो रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए सेलेक्ट होंगे उसमें, मतलब उन सभी स्टूडेंट्स के इन तीनों एग्जाम्स में मिनिमम 36% आपको स्कोर करना है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसमें 36% स्कोर नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। अगर आपने लेट्स से जो आपका पेपर 2 है इसमें 36% स्कोर नहीं किया तो अगेन आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो आपको तीनों पेपर में डिफरेंटली 36% स्कोर करना होगा, और ओवरऑल आपके 40% मार्क्स बनने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। जो SC और ST कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास 5% मार्क्स का यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद चलते हैं, जब आप पेपर दोगे तो पेपर में हर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस आपको मिलने वाले। अब ये वाली बात को ध्यान से सुनना। अभी तक तो हमने ये सुना था ना कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, अगर यहाँ छोड़ दिया तो नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए बात को ध्यान से सुनना। अब देखिएगा, यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये चीज मैंडेटरी है कि आपको एक ऑप्शन को फिल करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा है कि सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जो नहीं आता है उसको भी करना पड़ेगा? देखिए, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पर यहाँ पर कंडीशन दी गई है किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। लेट्स से आपके स्क्रीन पर, जब अब ऑनलाइन अगर हुआ तो स्क्रीन पर होगा, और अगर ऑफलाइन होगा तो आपके पेपर सामने होगा, ठीक है। तो जब भी आपके सामने पेपर आएगा, उसी में आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आपको बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसको बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, आपको पहला ही क्वेश्चन नहीं आता है, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल 5। तो जो 5th ऑप्शन है उसके सर्कल को डार्क करना है, उसके सर्कल को फिल करना है। लगातार अगर आपको 5 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो पांचों क्वेश्चंस में आप 5th ऑप्शन के सर्कल को डार्क करोगे, ठीक है। अगर बाय चांस आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन को सर्कल नहीं किया, या एक भी ऑप्शन को, मतलब ऑप्शन के सर्कल को डार्क नहीं किया, तो आपके बेसिकली 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब हर क्वेश्चन में एक ना एक ऑप्शन फिल करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो 5th ऑप्शन चूज करोगे, और अगर आता है तो जो रिस्पेक्टिव ऑप्शन आपको लगता है वो चूज करोगे। अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया कि लिखा है क्लियरली, अ कैंडिडेट हु हैज नॉट darken any of the 5 circle is more than 10% questions shall be disqualified। अगर किसी एस्पिरेंट ने, किसी कैंडिडेट ने 10% क्वेश्चंस ऐसे छोड़ दिए कि जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं फिल किया है, तो उसको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर, एक और चीज बहुत अच्छी है कि अगर वो सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस फिल करवा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स दिए भी जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट ascertain that he or she has darkened one of the circle for each of the question, एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 10 मिनट्स बियॉन्ड द जो भी आपका डिफाइंड टाइम होगा, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट इस चीज के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आपने हर क्वेश्चन में एक ना एक ऑप्शन को फिल किया है या नहीं। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये एक डिफरेंट है जो बाकी एग्जाम से इसको थोड़ा सा अलग बनाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगेन कि जब भी आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर और अपनी ईमेल आईडी को केयरफुली फिल करना, क्योंकि फिर से वही है, और उसी नंबर और उसी ईमेल आईडी को फिल करना जिसमें आप फ्यूचर में कम्युनिकेशन चाहते हैं। तो ये चीज आपकी 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी आपके पास अपडेट आएगा फॉर्म फिलिंग के बाद, वो इन 2 ही चीजों पे आता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ SMS और इन द फॉर्म ऑफ अ ईमेल, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। सो ये था पूरा का पूरा RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का जो भी अपडेट उन्होंने प्रोवाइड किया है। एक बार आप भी अपनी तरफ से रीड करना चाहते हैं तो इसको रीड कर लीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, स्पेसिफिकली राजस्थान के जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको तो इसमें अप्लाई करना ही चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी नेट निकाल चुके हैं और जो बाकी स्टेट्स के हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी जॉब प्रोफाइल है, अच्छा पे स्केल है, तो एक अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करें और किसी भी चीज का डिले मत करें, और जो भी फॉर्म फिल करते हो अपनी एक एक इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से फिल करना। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चेक कर लेना कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ये मैंने अपने आप ऑलरेडी ही इसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि क्या इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। सो इसी के साथ एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।